नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो नोट्स हिंदी। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय यूरोपीय कंपनियों का आगमन को विस्तार से पढ़ेंगे। ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन जी। और सबसे पहले जो स्लाइड है वो है इनके आने का क्रम। हाँ, और यहीं से कहानी दिलचस्प होनी शुरू होती है। तो कंपनियों के आने का जो क्रम था वो था सबसे पहले पुर्तगीज 1498 में, बिल्कुल। फिर अंग्रेज आए 1600 में, उसके बाद डच 1602, फिर डैनिश 1616 और आखिर में फ्रांसीसी 1664। जी, लेकिन यहाँ एक पेच है। वही मैं कहने वाला था, व्यापारियों के आने का क्रम इससे थोड़ा अलग है। हाँ बिल्कुल, व्यापारियों में सबसे पहले पुर्तगीज आए, वो तो ठीक है। फिर डच आ गए। अच्छा, यहाँ पर बदलाव है। हाँ, फिर अंग्रेज, फिर डैनिश और फिर फ्रांसीसी। हो जाते हैं। कंपनियों की स्थापना का क्रम और व्यापारियों के भारत आने का क्रम अलग अलग है। अंग्रेज कंपनी डचों से पहले बनी, लेकिन डच व्यापारी अंग्रेजों से पहले भारत आए। ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। क्या इसके लिए कोई ट्रिक है? जी हाँ, ऑडियो नोट्स हिंदी द्वारा बनाया गया एक बहुत ही आसान तरीका है इसे याद रखने का। बताइए। बस इतना याद रखें कि कंपनी बनाने में अंग्रेज आगे थे 1600 में, लेकिन भारत पहुंचने में डचों ने बाजी मार ली। अच्छा। बाकी सब का क्रम दोनों सूचियों में एक जैसा है। एग्जाम में ये छोटी सी बात एक नंबर दिला सकती है। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब पुर्तगालियों से शुरू करते हैं। और जाहिर है पहला नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, प्रथम यात्री जो 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा। और इसी के साथ भारतीय समुद्री मार्ग की खोज हुई। जी, एक तरह से यूरोप के लिए भारत तक का एक नया सीधा रास्ता खुल गया। वो भारत में कहाँ पहुंचा था? वो कालीकट पहुंचा था और वहां के राजा जेमोरिन के दरबार में पेश हुआ। और क्या वो बस एक ही बार आया था? नहीं, ये काम गलतफहमी है। वो 1502 ईस्वी में दोबारा भारत आया। अच्छा। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो 1524 ईस्वी में तीसरी बार भी आया और इसी यात्रा के दौरान कोची में उसकी मृत्यु हो गई। ओ, तो उसकी मृत्यु भारत में ही हुई। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जी, परीक्षा के लिहाज से ये याद रखना बहुत जरूरी है कि वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आया था और उसकी मृत्यु भारत में ही कोची में हुई। चलिए अब पुर्तगाली गवर्नरों की बात करते हैं, खासकर अल्मीडा और अल्बुकर्क की। हाँ, पहले फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो 1505 से 1509 तक गवर्नर रहा। इसका नाम एक खास नीति से जुड़ा है, ब्लू वाटर पॉलिसी। जी, जिसे शांत जल की नीति भी कहते हैं। पर इसका मतलब क्या था? इसका मतलब बिल्कुल भी शांत नहीं था। इसका सीधा मकसद था हिंद महासागर पर पुर्तगाली नौसेना का नियंत्रण स्थापित करना। मतलब समुद्र पर कब्जा? बिल्कुल, और इसी के लिए उसने कार्टेज व्यवस्था शुरू की। ये क्या था? एक तरह का लाइसेंस? हाँ, व्यापार के लिए लाइसेंस व्यवस्था। अगर किसी जहाज के पास ये कार्टेज नहीं होता तो पुर्तगाली उसे लूट लेते थे। पूरी दादागिरी। तो अल्मीडा के बाद आया अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक, और इसे ही पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक क्यों? क्योंकि उसने जमीन पर कब्जा करने पर जोर दिया और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी 1510 में गोवा पर विजय। ये उसने किससे जीता था? ये उसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से जीता था। और उसने गोवा में एक सामाजिक सुधार भी किया था। जी, उसने गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पुर्तगालियों के विस्तार और कुछ और तथ्यों पर। इसमें अगला बड़ा नाम है नीनी डी कुन्हा का, जो 1529 से 38 तक गवर्नर रहा। और इसके समय में कौन सी विजय हुई? इसने बसीन पर 1534 में और दीव पर 1535 में कब्जा किया। अच्छा, और कुछ अन्य तथ्य? जी, जैसे कि 1505 में श्रीलंका की खोज भी पुर्तगालियों ने ही की थी। और भारत में उनकी पहली फैक्ट्री कहाँ थी? ये सवाल तो बहुत पूछा जाता है। उनकी प्रथम फैक्ट्री कोचिन में 1503 में स्थापित हुई थी। और एक नाम आता है सुंथो में। सोंथो में दक्षिण पूर्वी तट पर उनकी एक पुर्तगाली फैक्ट्री थी। लेकिन बाद में मराठों ने इनसे कुछ इलाके छीन लिए थे। हाँ, 1739 में मराठों ने इनसे साल्सेट और बसीन के इलाके जीत लिए, जो इनके लिए एक बड़ा झटका था। तो ये थे पुर्तगाली। अब आते हैं अंग्रेजों पर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक एक पादरी था, थॉमस स्टीफेंस। लेकिन जो कंपनी बनी वो तो व्यापारियों ने बनाई थी। जी, 1599 ई में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी का पूरा नाम तो बहुत ही लंबा था। हाँ, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन,
ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। हम तो इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही जानते हैं। बिल्कुल। और 1600 ई में इस कंपनी को अधिकार पत्र मिला। ये अधिकार पत्र किसने दिया था? यह अधिकार पत्र रानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा दिया गया था। तो अब कंपनी बन चुकी थी। अगला कदम था मुगल दरबार में पैठ बनाना और कारखाने खोलना। बिल्कुल। और इसी कोशिश में 1609 ईस्वी में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा। वो किसका दूत बन के आया था? वो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत था। और कहते हैं कि उसने जहांगीर पर काफी अच्छा प्रभाव डाला था। जी, उसने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की। ये दिखाता है कि उसे स्थानीय भाषाओं का भी ज्ञान था। अच्छा, अब बात करते हैं अंग्रेजी कारखानों की। इनका क्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, सबसे पहला प्रयास सूरत में 1608 में हुआ, जो कि एक असफल प्रयास था। तो पहली फैक्ट्री कहाँ लगी? पहला अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में 1611 में लगा। और स्थायी कारखाना? पहला स्थायी कारखाना सूरत में ही 1613 में लगा, जिसके निदेशक थॉमस एल्डवर्थ थे। हॉकिंस के बाद एक और दूत आया था जो ज्यादा कामयाब रहा, सर थॉमस रो। जी, सर थॉमस रो का मिशन बहुत महत्वपूर्ण था। वो कब आया था? वो 1615 ई में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। और वो भी जेम्स प्रथम का ही राजदूत था? हाँ, वो भी जेम्स प्रथम का ही राजदूत था। तो उसका मिशन ज्यादा सफल क्यों रहा? क्योंकि वो एक मंझा हुआ कूटनीतिज्ञ था। उसने जहांगीर और बाद में शाहजहां से भी कई महत्वपूर्ण व्यापारिक छूटें प्राप्त की। इसी से भारत में अंग्रेजी व्यापार की नींव मजबूत हुई। बिल्कुल। अगर आपको ये कंटेंट उपयोगी लग रहा है तो ऑडियो नोट्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डच की। डच यानी आज के नीदरलैंड के निवासी। भारत पहुंचने वाला पहला डच यात्री कौन था? प्रथम डच यात्री था कॉर्नेलिस डी हाउटमैन, जो 1596 ई में सुमात्रा पहुंचा था। और भारत में उनका पहला कारखाना? प्रथम कारखाना उन्होंने मसूलीपट्टनम में 1605 ई में खोला। लेकिन उनका मुख्यालय कहीं और था, है ना? जी, उनकी दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में थी, जो बाद में डचों का मुख्यालय बना। और उन्होंने अपने सिक्के भी चलाए थे। हाँ, पेगोडा। ये डचों द्वारा चलाए गए स्वर्ण सिक्के थे। उनकी एक और खास बात थी, वो ये कि उन्होंने औद्योगिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की, जो उस समय एक नई बात थी। पर भारत में डचों का प्रभाव ज्यादा समय तक नहीं रहा। नहीं, 1759 में हुए बेदरा के युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। ये युद्ध किसके बीच हुआ था? ये युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेज जीते और भारत में डचों का पतन हो गया। ठीक है, अब एक और छोटी यूरोपीय शक्ति की बात करते हैं, डैनिश यानी डेनमार्क के लोग। ये भारत कब आए? ये 1616 ईस्वी में भारत आए। और इनकी पहली फैक्ट्री? पहली फैक्ट्री की स्थापना 1620 ईस्वी में ट्रंकुबार में हुई, जो तंजौर तमिलनाडु में है। और दूसरी फैक्ट्री बंगाल में थी? जी, 1676 ईस्वी में सैरामपुर, बंगाल में। इनके अलावा स्वीडिश भी थे? हाँ, 1731 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, पर उनका प्रभाव बहुत ही सीमित था। और अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पर, फ्रांसीसी। दे फ्रेंच। हाँ, इनकी कंपनी तो काफी बाद में बनी। हाँ, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। और इसका नाम था कंपनी द इंडस ओरिएंटल। जी, और ये एक सरकारी कंपनी थी, जो इसे अंग्रेजों से अलग बनाती थी। इनका पहला कारखाना कहाँ था? इनका भी पहला कारखाना सूरत में ही 1668 ईस्वी में लगा। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक फ्रैंक कैरो थे। फ्रांसीसियों के लिए सबसे बड़ा मोड़ क्या था? वो था 1674 ईस्वी में पुदुचेरी की प्राप्ति, जिसे आज हम पुडुचेरी कहते हैं। ये उन्हें किससे मिला था? ये उन्हें शेर खान लोदी से प्राप्त हुआ था, जो वालीकोंडापुर के सूबेदार थे। और यही पुदुचेरी आगे चलकर भारत में फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र बना। तो ये था यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का पूरा क्रम और उनकी शुरुआती स्थापना का विवरण। जी, हमने देखा कि कैसे अलग-अलग देशों से व्यापारी आए और उन्होंने भारत के अलग-अलग हिस्सों में अपने पैर जमाने की कोशिश की। उम्मीद है ये पूरा कंटेंट आपके लिए उपयोगी रहा होगा। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स के लिए ऑडियो नोट्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।